नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड की 4 बड़ी मुख्य खबरों को, और आप सभी के लिए बेहद जानना ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। पहली टॉपिक में हम जानेंगे मैया सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन रिलेटेड इस वीडियो में, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तपती धूप में छोटे बच्चों को गोद में लेकर पहुंची थी महिलाएं, करना पड़ा इंतज़ार। मैया सम्मान और वृद्धा पेंशन योजना का सत्यापन कराने के लिए उमड़े लोग। पाटन प्रखंड के किशुनपुर पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को मैया सम्मान योजना एवं वृद्धा पेंशन योजना के सत्यापन को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही पंचायत सचिवालय परिसर में महिला एवं पुरुष लाभुकों की भीड़ देखने को मिली। सत्यापन कराने पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सबसे मार्मिक दृश्य तब देखने को मिला जब कई महिलाएं तपती धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सत्यापन के लिए नजर आईं। तेज गर्मी और उमस के बीच महिलाएं पसीने से तरबतर होकर भी अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। वृद्ध एवं दिव्यांग लाभुकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि योजनाओं का लाभ बंद नहीं हो जाए, इस डर से वे सुबह से ही पंचायत सचिवालय पहुंच गए थे। भीड़ अधिक होने के कारण कई बार अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई। लाभुकों ने प्रशासन से सत्यापन प्रक्रिया को और व्यवस्थित करने तथा अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी न झेलनी पड़े। हालांकि पंचायत सचिव श्याम सुंदर सिंह ने बताया कि 75% लोगों का सत्यापन हो गया है, बाकी 25% लोगों को सत्यापन हो रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि लोगों का नाम न कटे। शिविर में वेरिफिकेशन में महिलाओं की रही भीड़। रामगढ़ पंचायत सचिवालय रामगढ़ में मैया सम्मान योजना, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन वेरिफिकेशन के लिए 3 दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं पंचायत सचिवालय भवन में आकर फॉर्म भर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फॉर्म अगर नहीं भरा गया तो जो लाभ मिल रहा है उसे वंचित होना पड़ेगा या हो जाना पड़ेगा। मुखिया उमाशंकर प्रसाद ने कहा कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है उसे भी मिल जाएगा। कोई भी लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। जो योग्य हैं उसे लाभ दिया ही जाएगा। JSLPS के GCRP प्रमिला देवी, तमन्ना प्रवीण, रूबी देवी और अन्य लोग उपस्थित रहे उस शिविर में, और इस तरह से वहाँ का कार्यक्रम सफल होते नज़र आ रहा है। आप सभी इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुआ है, और इसी तरह सभी प्रखंडों पंचायतों में शिविर लगाकर सत्यापन का कार्य चलेगा। तो आप सभी जल्द से जल्द जाकर के सत्यापन करा लें। तो चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक जनगणना से रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो में हम जनगणना से के विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे। जनगणना घर बैठे खुद कैसे भरें और किस तरीक़ा से भर सकेंगे, इसके विषय में हम जानकारी लेंगे और जागरूकता अभियान थे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे जानते हैं। जनगणना घर बैठे खुद भर सकेंगे जानकारी, जागरूकता अभियान तेज।
15 मई तक स्व गणना की सुविधा, 16 मई से घर घर पहुंचेंगे परगणक, यानी कि 15 मई तक स्वयं यानी खुद से जो जनगणना का फॉर्म है उसे हम स्वयं से भर सकते हैं, खुद से भर सकते हैं, और 16 मई से घर घर जाकर के अधिकारी लोग और जनगणना का प्रगणन करेंगे। आगे चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जनगणना 2027 के पहले चरण में इस बार नागरिकों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा दी गई है। गुरुवार को समाहरणालय में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजू नाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वगणना व्यवस्था की समीक्षा की गई। डीसी ने कहा कि इस जनगणना प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और आसान बनेगी। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शहर और गांवों दोनों क्षेत्रों में लोगों को स्वगणना के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, बैंकिंग संस्थान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। इस तरह की बातें वहाँ पे रखी गई। आगे, पूरी तरह गोपनीय रहेंगी दी गई सभी जानकारियाँ। उपायुक्त ने कहा कि डिजिटल स्वगणना से प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी होगी। इससे डेटा संग्रह में त्रुटियाँ कम होंगी और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना से जुड़ी सभी जानकारियां जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रहेंगी। डेटा सुरक्षित सर्वर पर एन्क्रिप्टेड रूप में रखा जाएगा और इसका उपयोग टैक्स, पुलिस या जांच कार्यों में नहीं होगा। जनगणना के प्रथम चरण की पूरी प्रक्रिया को समझे। 1 से ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन हो रहा है जो 15 मई तक चलेगा। वेब पोर्टल se.census.gov.in पर स्वगणना फॉर्म भरें। स्वगणना के बाद SEID मिलेगा। 16 मई से 14 जून तक परगणक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। इस चरण में घर के निर्माण सामग्री, पानी के स्रोत, शौचालय, बिजली, इंटरनेट और संपत्ति, गाड़ी, मोबाइल से जुड़े कुल 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन जानकारी नहीं भरने पर भी परगणक आपके घर पहुंचेंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पर जानकारी भी ले सकते हैं आप सभी। इस तरह के नियम में बताए गए और यहाँ पर बताया गया किन किन अधिकारियों, प्रतिनिधियों के माध्यम से अभियान चलाकर यह जागरूकता अभियान को स्वचालित रूप से गांवों और शहरों में इसे हर व्यक्तियों तक जानकारी को पहुंचाया जाएगा। तो चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आज गैस सिलेंडर रिलेटेड इस वीडियो में, और चलिए हम देखते हैं कि हमारे गैस सिलेंडर से रिलेटेड यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित इस विषय में क्या कहा गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। 31 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी दे सरकार, बोले राधा कृष्ण किशोर। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, 744 करोड़ रुपए का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य के 31 लाख परिवारों को LPG गैस सिलेंडर में 200 रुपये की सब्सिडी देने की वकालत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि
वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर सब्सिडी देने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी के 7 वादे पक्के इरादे में से एक वादा था कि राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि राज्य में बीपीएल रेखा के नीचे के गरीब परिवारों को प्रति माह 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाता है तो प्रति माह राज्य सरकार के ऊपर 161 करोड़ तथा प्रतिवर्ष 1934 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। उनका अनुभव कहता है कि प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए का वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में परेशानी हो सकती है। ऐसे भी भारत सरकार से झारखंड राज्य को प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता राशि देने में कोताही बरती जा रही है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि राज्य सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को गैस सिलेंडर की वास्तविक दर 970 रुपये प्रति सिलेंडर के लिए 450 रुपये की जगह 200 रुपये की सब्सिडी दे तो सरकार पर प्रति माह 62 करोड़ रुपए तथा प्रति वर्ष 744 करोड़ रुपए का ही अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और झारखंड के गरीब परिवार की गृहिणी को 970 रुपये की जगह 770 रुपये प्रति माह गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। प्रत्येक वर्ष 744 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अनुरोध किया कि सरकार को राज्य के कुल 31 लाख गरीब परिवारों को प्रति माह एक गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपये सब्सिडी देने पर सरकार संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। इस तरीके की बातें हमारे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पत्र में लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया। मंत्री ने कहा, इस राशि का प्रबंधन करने में नहीं होगी कोई कठिनाई, सक्षम है सरकार। कांग्रेस ने 20 चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का किया था वादा और यह वादा जनप्रतिनिधियों को पूरा करना चाहिए। तो चलिए, हम सभी के हित के लिए हमारे झारखंड के वित्त मंत्री जो हैं वे मुख्यमंत्री को पत्र ले करके 200 रुपये सब्सिडी के रूप में 31 लाख परिवारों को लाभ दिलाने का सहानुभूति जताई है। तो चलिए ऐसी ही टॉपिकों के साथ अगला टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक इस प्रकार है, यह टॉपिक पीएफ से रिलेटेड इस वीडियो में हम जानेंगे पीएफ की जो रकम होती है वह किस प्रकार से अभी जो इसी माह से डिजिटल तरीके से रकम की निकासी होगी, इस विषय में हम जानेंगे इस वीडियो में। ईपीएफओ 7.8 करोड़ लोगों को सुविधा, इसी माह से एटीएम यूपीआई से निकलेगी पीएफ की रकम। अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मई के अंत तक एटीएम और यूपीआई के जरिए फंड निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के फंड तक फौरन पहुंच मिलेगी। यह सिस्टम 2026 के मध्य तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके बाद पीएफ से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं यूजर फ्रेंडली हो जाएंगी। इसमें ऑटो क्लेम, सेटलमेंट और कर्मचारी की पसंद के बैंक खाते में निर्बाध फंड ट्रांसफ़र जैसे फीचर शामिल हैं। एटीएम और यूपीआई का विकल्प मिलने से पीएफ खाताधारकों को दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आइए इस नई व्यवस्था और इससे होने वाले बदलावों को इन 3 सवालों से समझें। आगे पहला, पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ एटीएम या यूपीआई के जरिए निकासी की सीमा तय करने जा रहा है। इसके तहत ग्राहक अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 50% ही निकाल पाएंगे, जो पीएफ का पैसा होता है। एटीएम यूपीआई से पीएफ निकासी कैसे काम करेगी, इस विषय में जानेंगे आगे। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को विशेष एटीएम कार्ड जारी करने की योजना है। ये कार्ड सीधे सदस्यों के पीएफ खातों से लिंक होंगे। वे किसी भी एटीएम से नकदी निकाल सकेंगे। अगला, आसान निकासी की सुविधा क्या सभी को मिलेगी। एटीएम यूपीआई से निकासी की कुछ शर्तें होंगी। सदस्य का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना जरूरी है। यह आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जैसे दस्तावेजों से जुड़ा भी होना चाहिए, तभी इस एटीएम यूपीआई का हम फायदा उठा सकेंगे। आगे, पीएफ खाते में जमा पैसे निकालना कितना सही कदम है, इस वीडियो में आगे जानेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीएफ खाता आपके रिटायरमेंट का आधार है। इसमें मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार करता है। ईपीएफओ ने निकासी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज जरूर बनाया है, लेकिन हर छोटी निकासी उनके बुढ़ापे की सुरक्षा को कमज़ोर करती है। इस तरह की बातें को रखा और इस जमा पैसे को निकालने का कितना सही कदम को दर्शाया गया। और इसी तरह की टॉपिकों को लगातार सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच मिलते हैं। धन्यवाद।